हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड डॉक्यूमेंटेशन का सब्जेक्ट दिलो जान से पढ़ रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का वीडियो आपने देख लिया है, सेकंड यूनिट पे आ गए हैं। धीरे धीरे सारी यूनिट्स आ जाएंगे। शाम होने से पहले जैसा वादा है 5 यूनिट कंप्लीट होने की मेरी पूरी कोशिश रहेगी और पूरा एफर्ट लग ही रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें डिटेल एनालिसिस चल रहा है और ईजी से ईजी लैंग्वेज के अंदर आपको समझाने की भी कोशिश चल रही है। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सेकंड यूनिट है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है शिपमेंट प्रोसीजर्स। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी बातें याद रखनी है। क्या बातें याद रखनी है कि जो एक्सपोर्ट हो रहा है हमारे देश के अंदर, उसमें मेजर रोल जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें जो मेजर है वो वाया शिप ही है, यानी कि शिप के थ्रू ही हो रहा है। मतलब सी एरिया से शिपमेंट किया जाता है। क्यों किया जाता है सर? इसलिए किया जाता है कि जो लोएस्ट कॉस्ट आती है कार्गो पहुंचाने की, गुड्स पहुंचाने की, लोएस्ट कॉस्ट वो आती है हमको शिप के थ्रू। ठीक है, हाईएस्ट किस में आती है? बाय एयर। और रेलवे और रोड नेटवर्क इसके दोनों डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो सबसे जो सस्ती कॉस्ट होती है वो शिप के थ्रू होती है। इसलिए एक्सपोर्ट में कितनी बार क्या बोला गया? शिपमेंट, कार्गो, कंसाइनमेंट, ठीक है, कंटेनराइजेशन। तो यही पॉइंट उसके अंदर बताए गए हैं। थोड़ा सा लाइट का फ्लक्चुएशन हो गया है, ठीक है। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा क्योंकि लाइट जा चुकी है। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। हाँ ठीक है, चलो अभी इतना फ्लक्चुएशन नहीं दिख रहा है। ठीक है, थोड़ा सा फ्लिकिंग आया था, माफ़ी चाहूँगा कैमरे की, क्योंकि अब शायद सर्वर हमने अपडेट कराया तो इसमें एरर है। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे अपन आ जाते हैं जल्दी से। क्या कह रहा है? शिपमेंट का प्रोसीजर, यानी कि शिपमेंट आप भेजोगे, एक्सपोर्ट करोगे। अब अपन ने एक्सपोर्ट का प्रोसीजर पढ़ा था, अब शिपमेंट का प्रोसीजर देख लेते हैं। शिपमेंट का प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले अपन को क्या लेनी होगी? एक शिप लेनी होगी। शिप लेने से ही काम नहीं होगा, उसके लिए स्पेस भी लेनी होगी। जैसे गाड़ी खड़ी करने के लिए आपको पार्किंग फैसिलिटी होती है, वैसे डॉकयार्ड यानी बंदरगाह पे भी शिप की स्पेस आपको लेनी होती है। तो सबसे सिंपल सा प्रोसेस है। उसके बाद उसका क्वालिटी चेक होता है, एश्योरेंस होता है, सर्टिफिकेट लगता है और वो शिप रवाना हो जाती है। यही जैसे कि अपन कभी भी आपने ट्रांसपोर्टेशन में अगर बेसिक नॉलेज भी है आपको ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रक से माल एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, तो सेम प्रोसेस फॉलो होता है। बस थोड़ा सा क्वालिटी चेक एनहांस हो जाता है, थोड़ा सा सर्टिफिकेट एनहांस हो जाता है, थोड़े से डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट बढ़ जाती है। तो वही प्रोसेस है। आइए देख लेते हैं कौन सा क्या प्रोसेस कह रहा है। ये कह रहा है सबसे पहला अपन क्या काम करेंगे कि अपन ये पहली स्टेप के अंदर शिपिंग की स्पेस, जहां पर आपकी शिप खड़ी रहेगी, कार्गो यानी डॉकयार्ड पे, जहां पर वो कंटेनराइजेशन होगा, एक कंटेनर आएगा, दूसरा हटेगा, लोडिंग अनलोडिंग का काम होगा, वो आपको एक फिक्स करानी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जहां भी मर्जी हो शिप लगा दी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अरेंजमेंट जितना बड़ा शिप होता है उसी के अकॉर्डिंग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और उसी के अकॉर्डिंग डॉकयार्ड जो होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन। इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन क्या है कि शिप से अगर माल आ गया तो वो ट्रक में कैसे लोड होगा, अनलोड होगा, क्रेन से माल वहां तक कैसे पहुंचेगा, और माल अगर लोड हो रहा है या अनलोड हो रहा है, उसके लिए इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था भी अपन को पहले ही करनी होगी। प्रिपरेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ द शिपिंग डॉक्यूमेंट। अब ये शिपिंग डॉक्यूमेंट सर बार बार एक ही लिस्ट, मैंने फर्स्ट यूनिट में लिस्ट याद कराई है ना, वही लिस्ट याद रख लो। थोड़े से इसके अंदर सर्टिफिकेट और बढ़ जाते हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से सर्टिफिकेट। सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब कि माल कहाँ से निकला है। जीआर फॉर्म होता है एक, वो निकला होता है, इसकी 2-3 कॉपी बनाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा एक ARE1 फॉर्म होता है, इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट इसके अंदर आ जाएगा, और एक इंश्योरेंस होता है, इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट होगा, बिल होगा, ओरिजिन होगा, ऑथेंटिकेशन का सर्टिफिकेट होगा, और हॉलमार्क वगैरह जो नॉर्मल सर्टिफाइड लगते हैं वो तो लगेगा, और इनवॉइस इसके साथ जाता है। ठीक है, और सबकी 6-6 कॉपी बनाई जाती, 5 से 6 कॉपी। अभी पिछले तक तो एज पर माय बेस्ट ऑफ नॉलेज 5 कॉपी थी जब हम थोड़ा सा ये काम करते थे। अब शायद से 6 हो गई है। कोई अगर वर्किंग में हो अभी डॉकयार्ड पे तो कमेंट करके जरूर बताना रियल ग्राउंड में क्या चल रहा है। बाकी 5 कॉपी उसकी हुआ करती थी।
कस्टम क्लियरेंस होता है। अब कस्टम क्लियरेंस क्या होता है, जैसे अपन ने एक्साइज ड्यूटी की बात करी थी इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में, तो वो हमको कस्टम क्लियरेंस देती है। वो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, वो चेक करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें रेगुलर टैक्स पेड किया गया है क्या, ये प्रोहिबिटेड टैक्स प्रोडक्ट की कैटेगरी में तो नहीं है, अगर नहीं है तो इसको भेज दिया जाए। जो प्रोडक्ट है वो सारे नॉर्म्स वगैरह फुलफिल कर रहा है, ये डॉक्यूमेंट सारे फुलफिल हो गए, तो ये कस्टम क्लियरेंस का। कार्टिंग ऑर्डर, जैसे कस्टम क्लियरेंस हो गया, कस्टम क्लियरेंस दो बार होता है ना, जैसे कस्टम क्लियरेंस होता है कार्टिंग ऑर्डर लिया जाता है। कार्ट होता है ना अपना, जैसे कि टोकरी को कार्ट बोलते हैं, तो इसी तरीके से कार्टिंग ऑर्डर लिया जाता है कि अपने शिप के अंदर क्या क्या जा रहा है उसकी डिटेल, सिंपल भाषा में इसको बिल बोला जाता है, कॉमर्शियल बिल, जिसमें सारी की डिटेल होती है। कस्टम एग्जामिनेशन लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर, एक्सपोर्ट ऑर्डर मतलब कि वहां से जब हमको कोई रिक्वेस्ट आई हो कि इतना पैसा आपको दिया जाएगा इस प्रोडक्ट के लिए, आप हमें प्रोडक्ट भिजवाइए, तो उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ऑर्डर। ठीक है, वही बिल के अंदर भी इंक्लूड होता है। ठीक है, लेट शिप ऑर्डर, ये लेट शिप ऑर्डर यहाँ पे कंपनी खुद प्रोड्यूस करके देती है, जब वो इसका क्वालिटी कंट्रोल कर लेती है, पैकेजिंग हो जाती है, तो लेट शिप ऑर्डर एक इंट्रोड्यूस करके देती है। दिस इज द वेराइटी ऑफ द बिल्स। ठीक है, और ऑब्टेनिंग मेट रिसिप्ट ऑफ बिल ऑफ लेडिंग, गोदाल का जो अपने लादने का जो बिल होता है उसको बिल ऑफ लेडिंग बोलते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है इसका। तो ये 6-7 चीज़ें होती है जो शिपमेंट भेजने पे की जाती हैं। तो सर याद तो हुआ नहीं, कैसे याद करना रहा, क्योंकि कल है एग्ज़ाम और आज आप पढ़ा रहे हो। तो देखो सबसे सिंपल बात बताऊँ, सबसे पहले मेरे को जगह लेनी होगी, सबसे पहले मेरे को जगह लेनी होगी। जगह लेने के बाद मेरे को अपने वहाँ से माल लाने ले जाने के ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था करनी होगी, और फिर उसके साथ अटैच डॉक्यूमेंट करने होंगे। ये 3 काम हो जाएंगे। इसके बाद मेरे को अनदर लेवल के काम करने, जैसे कि पहले इंस्पेक्शन करा लेता हूँ मैं, इंस्पेक्शन कराने के बाद जो बिल देने वो दे देता हूँ। बिल के अंदर मेरा शिपिंग ऑर्डर आ गया, या शिपिंग ऑर्डर आ गया, क्वालिटी ऑथेंटिक और लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर बोल दो और लेट शिप ऑर्डर बोल दो, तो 2 काइंड के बिल आ गए। और उसके बाद लास्ट के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, बिल ऑफ लेडिंग ले रहे हैं या मेट्स रिसिप्ट ले रहे हैं कि ये बिल हमने आपको दिया था। 5-6 कॉपी बनाई जाती है, बस इतना ही इसमें याद रखना। कार्टिंग ऑर्डर भी कि इसके अंदर क्या क्या अभी रखा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूँ। देखो काफ़ी ईजी सब्जेक्ट है, काफ़ी ईजी प्रोसीजर है, और वो क्वेश्चन आने वाला है, आने वाला है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आएगा, हो चिंता मत करना। रोल ऑफ क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट। अब ये क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट दोनों एक ही काम होता है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। हमारे कितने मित्र हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, वो क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट है। उनका काम क्या होता है, उनका काम कुछ मैन्युफैक्चरर से केवल काम कांटेक्ट करना नहीं, मैन्युफैक्चरर खुद उनको कांटेक्ट करते हैं। उनका काम ये होता है, जो आपका कस्टम में माल आया हुआ है उसमें जोन से भी बिल की रिक्वायरमेंट है, इसमें लेट शिप ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है, लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर की रिक्वायरमेंट है, लेडिंग बिल की रिक्वायरमेंट है, इनवॉइस बिल की, कॉमर्शियल बिल की रिक्वायरमेंट है, मास्टर बिल की रिक्वायरमेंट है, या कोई सर्टिफिकेशन ARE1 फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, GR फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, ओरिजिन फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, कौन से फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल करना एक एजेंट का काम होता है। और वहां से पैसा कलेक्ट करने में इसका कोई रोल नहीं, केवल माल भिजवाना। जैसे कोरियर एजेंट होता है ना, वैसे शिपिंग एजेंट होते हैं, माल लेते हैं और माल भिजवाते हैं। ठीक है, माल का पैसा आया नहीं आया, वहां पे कस्टम में क्लियरेंस हुआ नहीं हुआ, यहाँ के एजेंट की कोई जिम्मेदारी, ये केवल बता देगा कि वहां के एजेंट से संपर्क करो। तो ये कभी भी प्रैक्टिकली प्रॉब्लम आती है, अगर थ्योरेटिकली बोले तो दोनों जिम्मेदारी मानी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियरिंग एजेंट, और मैं इसमें बता देता हूं, द बेसिक फंक्शन इज टू प्रोवाइड डिफरेंट रेंज ऑफ सर्विस टू एक्सपोर्ट टू इंश्योर स्मूथ एंड टाइमली शिपमेंट ऑफ गुड्स। क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट प्ले अ रोल इन द सिलेक्शन ऑफ द मोड ऑफ द रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बताएगा इस दिन तक पहुंच जाएगा, इतने समय के अंदर पहुंच जाता है, यहाँ तक पहुंच जाता है। बेसिकली हमारा जो माल आता था वो ऑस्ट्रेलिया से आता था, तो ऑस्ट्रेलिया का हमको पता था कि 15 से 20 दिन के अंदर प्रोडक्ट यूजुअली इंडिया में अराइवल होता है, और क्लियरेंस होते होते उसको 1 हफ्ता लग जाता है। यानी 21 डेज का टेन्योर था, हम 1 मंथ उसको बोलते थे कि 1 मंथ के अंदर प्रोडक्ट इंडिया में कहीं भी आपको मिल सकता है। तो दिस इज द, ये क्लियरिंग एजेंट का काम था। अब कार्गो मैनेजमेंट कंटेनराइजेशन। अब कार्गो मैनेजमेंट कंटेनराइजेशन 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है। एक है कंटेनर। कंटेनर क्या होता है, आपने किसी भी ट्रक के पीछे देख रखा होगा, बड़े बड़े ट्रक वाले कंटेनर लेके घूमते हैं। वो क्या होता है, एकदम वहां से डिसेंबल हो जाता है और शिप के ऊपर एज इट इज क्रेन उसको रख देती है। पर्टिकुलरली
एक कंटेनराइजेशन एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है शिप के लिए। दो तरीके के कंटेनर होते हैं, एक 20 फीट का, एक 40 फीट का। कितने? दो तरीके के, 20 फीट का, 40 फीट का। आपके एग्जाम में भी पूछा गया है क्वेश्चन कि कंटेनर कितने टाइप के होते हैं, छोटा कंटेनर, बड़ा। हम तो छोटा मोटा ही बोलते थे, ये तो 20-40 बोल रहे हैं, तो एग्जैक्ट साइज आ गई है। तो ये कंटेनर क्या होता है? एक पर्टिकुलर साइज का 20 फीट का एक बॉक्स है ना, जिसके अंदर थोड़ा सिक्योर रहता है, पैकेजिंग सिक्योर रहती है, सील रहता है, तो अपन को भी कंफर्म रहता है सील वहीं जाके खुलेगी। तो एक सिक्योरिटी पर्पज से हैंडलिंग चेक, ये सारे का सारा चीज़ें, मेटल वगैरह, एंटीक आइटम, ये सब इसमें जा सकता है। इतना ही याद करना है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पूछे जाते हैं कि कंटेनराइजेशन करने से क्या फायदा हुआ, क्यों हम डिफरेंट काइंड ऑफ हमने फॉलो नहीं किया, 20 फीट ही फॉलो क्यों किया, 20-40 क्यों रखा, क्यों 80 फीट, 200 फीट, 100 फीट, 15 फीट नहीं करा गया, स्टैंडर्डाइजेशन क्यों किया गया? ठीक है, एक तो इसलिए किया गया कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था, यूनिवर्सली। अब वो शिप हो सकता है कि इराक भी चला जाए, वो शिप हो सकता है ऑस्ट्रेलिया भी चला जाए, वो शिप हो सकता है यूएसए भी चला जाए, वो शिप हो सकता है बहरीन भी चला जाए। तो स्टैंडर्ड अगर सेम होता है तो यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया। फ्लेक्सिबिलिटी करी गई, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स इसके अंदर स्टोर किए जा सकते हैं, इसको थोड़ा सा फ्रीजिंग फैसिलिटी भी रहती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाती है, फास्ट ट्रांसपोर्ट होता है, और वेयर हाउस की तरह आप इसको यूज कर सकते हो, तो वेयर हाउस फ्रेंडली है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये होता था कि जब लो नंबर ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट पहुंचाना है, जैसे कि मेरे को एक ही गुड्स पहुंचाना है, एक टी शर्ट पहुंचानी है भैया ऑस्ट्रेलिया, जैसे मेरे को याद है मैंने इंडियन क्रिकेट टीम की टी शर्ट पहुंचाई थी। इंडियन क्रिकेट टीम की ऑस्ट्रेलिया में मैन्युफैक्चरिंग होती थी टी शर्ट एट द टाइम ऑफ द 2007 वर्ल्ड कप के टाइम पे, ठीक है। तब थोड़ा क्रिकेट का ज़्यादा शौक था, करीबन 6,500 रुपये की टी शर्ट थी, और 1.5 महीने बाद आई थी जब वर्ल्ड कप खत्म हो गया था। तो एक टी शर्ट के लिए भी पूरा कंटेनर जाएगा, उसकी स्पेस ज़्यादा रहती है। कंटेनर की जो 20 फीट की एक स्टैंडर्ड साइज है, वो साइज स्टैंडर्ड होने के साथ में एक थोड़ा सा एडवांटेज, लिमिटेशन बोल सकते हैं, डिसएडवांटेज तो वर्ड्स यहाँ पे सही नहीं है। एक हैंडलिंग जो होता है कंटेनर को कॉस्टली होता है, हेवी इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, कॉम्प्लेक्स होता है, रीपोजिशनिंग प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं उठा के रख दिया, वेट होता है, कॉस्टली आइटम होता है, और कितनी बार चोरी होने का भी खतरा रहता है, और इलीगल गुड्स और वेपन्स भी उसकी सहायता से पहुंच जाते हैं, क्योंकि लार्ज क्वांटिटी के माल अवेलेबल होता है, ठीक है। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या कहलाता है इसका? टाइप्स ऑफ कंटेनर 1961 के अंदर इसका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया था। 20 फीट और 40 फीट की लेंथ के कंटेनर होते हैं। जो 20 फीट का कंटेनर होता है इसको टीयूवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीयूवी बोलते हैं। और जो 40 फीट का होता है उसको एफईयू बोलते हैं, जो 2 टीयूवी के बराबर होता है। अब 40 फीट का है तो 2 20 फीट बराबर ही होगा, एफईयू बोलते हैं। 40 फीट वाले को बोलेंगे एफईयू और 20 फीट वाले को बोलेंगे टीईयू। लिख देता हूं, 20 फीट टीईयू और 40 फीट एफईयू। अब एक एफईयू 2 टीएफयू के बराबर होगा ना, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स है क्या है? तो सबको ही पता है, ठीक है। अब आ जाए शिपिंग डॉक्यूमेंट्स एंड टर्म यूज्ड इन शिपमेंट। कौन कौन से डॉक्यूमेंट शिपमेंट के समय यूज किए जाते हैं? अभी जो अपन ने डॉक्यूमेंट्स देखे हैं वो तो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर ही करने होते हैं, लेकिन कुछ शिपिंग के समय यूज भी किए जाते हैं। कैसा है? पहला है कॉमर्शियल इनवॉइस। कॉमर्शियल इनवॉइस और नॉर्मल इनवॉइस में एक डिफरेंस होता है दोस्तों। जो कॉमर्शियल इनवॉइस होता है यानी बिल होता है, इसके अंदर मोर देन इनफ डिटेल्स होती है। लाइक एक नॉर्मल जो बिल होगा, आप खाना खाने गए तो नॉर्मल बिल मिला, ठीक है। नॉर्मल जो बिल हुआ जो हमारे यहाँ पे मान्य है, उसके अंदर आपको क्या मिल जाएगा? नेम मिल जाएगा, कंपनी का नेम मिल जाएगा, खुद का नेम मिल जाएगा, प्राइस मिल जाएगी और टैक्स एप्लीकेबिलिटी ये मिल जाएगी। लेकिन कॉमर्शियल बिल के अंदर वास्ट वैरायटी ऑफ द फंक्शंस, कंपनी का टिन नंबर, कंपनी का पेन नंबर, कंपनी का एड्रेस, कंपनी के मोबाइल नंबर, कंपनी के एजेंट का नंबर, कंपनी के एजेंट का एड्रेस, कंपनी के एजेंट का मोबाइल नंबर, ठीक है। कंपनी का जो वो आईईसी का एक्सपोर्ट नंबर है, इसके अलावा कंपनी के जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी ब्रीफली, कंपनी के इंश्योरेंस पॉलिसी का नंबर, कंपनी के अदर हेड के नंबर, वहां पे जो प्रोडक्शन डिटेल संभाल रहा है उन सब के नंबर, मतलब जो भी आपको उस कंटेनर से रिलेटेड जैसी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कंपनी के उस कंटेनर की क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी,
क्वांटिटी की डिटेल, क्वालिटी की डिटेल, ये सारी की सारी क्या होती है, कॉमर्शियल बिल में होती है। टिपिकली जो होता है सेलर इशू करता है, ठीक है। फॉरवर्ड कार्गो रिसिप्ट, कि ये अपन को फॉरवर्ड कार्गो इज सिमिलर काइंड ऑफ बिल बट एक काइंड ऑफ रिसिप्ट है कि आगे पहुंचा दिया जाए। मैंने कहा ये जो बिल है इसकी 5-6 कॉपी कर दी जाती है, उसको एक कॉपी को फॉरवर्ड कार्गो कह दिया, एक कॉपी को कह दिया अपना कार्ट कार्गो कह दिया, ठीक है। इशूड दैट द फ्राइट फॉरवर्ड इज एजेंट टू द शिपर, एजेंट द्वारा या शिपर द्वारा कार्गो के अंदर हैंडेड ओवर करते समय ये दे दी जाती है। जो कौन ले जा रहा है, वो कैप्टन होता है शिप का, वो ले जा रहा है। और इसी को ही फॉरवर्ड इनवॉइस भी बोला गया है। फॉरवर्ड इनवॉइस भी है, फॉरवर्ड की तरह ही होती है, भी शिपर के द्वारा ही इशू होती है। मतलब जब उसको एक रिसिप्ट में दे दी है वो हो गई, और उसमें अगर प्राइस इवोल्यूशन भी हो गया तो वो इनवॉइस हो गई। यही होता है ना, रिसिप्ट का मतलब तो क्या है, एक लेटर, और इनवॉइस में डिफरेंस क्या है, उसके अंदर प्राइस, कॉस्ट, टैक्स सारा जुड़ा हुआ होता है। तो ये बात आ गई, ये डॉक्यूमेंट्स इसके साथ भेजे जाते हैं। हाउस बिल ऑफ लेडिंग, हाउस बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है कि इसके अंदर ये विस्तृत बिल होता है, मीन्स के अपन तक जितने भी बिल होते हैं उन सब का हेड बिल हाउस लेड ऑफ लेडिंग, लोडिंग होता है, ठीक है। लेडिंग ही बोलते हैं इसको, लादने का बिल बोलते हैं हम तो सामान्य भाषा में, ठीक है। एक मास्टर हाउस भी होता है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो गुड्स अपन डिलीवर कर रहे हैं, जैसे कॉमर्शियल बिल के अंदर भी डिटेल होती है, लेकिन जो पर्टिकुलर गुड्स जो डिटेल अपन पहुंचा रहे हैं उस गुड्स की मोर डिटेल इसमें अंदर लिखी होती है। लाइक कि एक प्रोडक्ट अपन खरीद रहे हैं, इनवॉइस बिल के अंदर लिखा 2 पेप्सोडेंट, ठीक है, 50 ग्राम, खत्म। लेकिन जो लेडिंग का बिल है उसके अंदर उस पेप्सोडेंट के जो भी इंग्रेडिएंट है वो भी मेंशन होते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आपको समझा दिया, ठीक है। कार्गो इज एक्चुअली बीन लोडेड ऑन टू अ शिप, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल का मतलब किसके नाम का एग्रीमेंट है और किसको भिजवा रहे हैं। मिस्टर एक्स ने मिस्टर पिंटू को भिजवाया है, तो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल किसके नाम का बनेगा, पिंटू साहब के नाम का बनेगा। ट्रांसफर हो रहा है, टाइटल मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट का प्रूफ कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, या कुछ कह सकते हो इनवॉइस लेटर हो सकता है, कुछ ईमेल हो सकता है, एंड नंबर्स ऑफ द थिंग्स आती है, ठीक है। अब ये मास्टर बिल ऑफ लेडिंग, देखो मैंने कहा था ना मास्टर बिल ऑफ लेडिंग, ये आ गया। जैसे वो हाउस ऑफ लेडिंग था उसको ही फिर से ब्रॉडर कर देते, मतलब एक प्रोडक्ट का बनाया था हाउस ऑफ लेडिंग, 10 प्रोडक्ट का मिला के बना दिया, तो मतलब मास्टर बिल ऑफ लेडिंग। यानी कि पूरे के अगर शिप की बात कर लो तब भी उसको मास्टर बिल कह सकते हो, या पूरे कंटेनर में 50 तरीके के प्रोडक्ट पड़े तो भी आप अगर एक ही कंपनी ने सेंड करें तो मास्टर बिल ऑफ लेडिंग के नाम से उसको जान सकते हैं। सीवे बिल, सीवे बिल का मतलब कि किन किन सीमाओं से होकर ये गुजरने वाला है। जो भारत से अगर कहीं कोई प्रोडक्ट जा रहा है तो किन किन सीमाओं से होकर ये गुजरेगा, उसका एक सीवे बिल जनरेट किया जाता है। ये सीवे बिल से होता क्या है कि ये एक रूट डायरेक्शन और उस रूट में पड़ने वाले जितने भी टैक्सेस होते हैं, जैसे अगर किसी की सी के अंदर से अपन गुजर रहे हैं तो उसको अपन को टैक्स देना होता है, जैसे अपने यहाँ पर टोल टैक्स होता है, उसी तरीके से ये सीवे बिल इसमें बनाया जाता है, ठीक है। हाँ, सराउंडेड फ्राइट देयरफॉर कार्गो इज हैंडेड ओवर, ठीक है। और लास्ट में अपना इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट इसमें अपने कोर्स के अंदर मरीन सर्टिफिकेट की बात की गई है, शिप मरीन सर्टिफिकेट की बात की गई है कि ये भी एक कंपलसरी, विदाउट इंश्योरेंस के माल आगे नहीं जाता, ये सीधा सा नियम है। जैसे विदाउट इंश्योरेंस के आप बाइक कार नहीं चला सकते हो, गवर्नमेंट क्या ले लेती, फाइन ले लेती है, विदाउट इंश्योरेंस के माल आगे नहीं जाता, ठीक है। अब माल क्या इसमें क्या शामिल होता है क्या नहीं होता है वो भी आगे देखेंगे। अब एक्सपोर्ट का प्रोसीजर क्या है ये ऑलरेडी मैंने फर्स्ट यूनिट के अंदर डिटेल में बताया, ठीक है। एक तो पोटेंशियल बायर होंगे, वो आस्किंग करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर आपसे खरीदने को एक पर्टिकुलर क्वांटिटी और क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार है, वो जो एक रिक्वेजिशन फॉर्म मिलेंगे वो हमें मिलेगा, उससे हम एक कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेंगे और आगे की पूरी कार्रवाई करेंगे और अपने कस्टम लॉस को इन्फॉर्म करेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे। वो ऑलरेडी अपन ये एक्सपोर्ट का प्रोसेस पढ़ चुके हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, ये मैं यहां पर आपको मैं फिर से नहीं कह रहा हूं ये कौन से डॉक्यूमेंट है। अभी थोड़ी देर पहले जो अपन ने डॉक्यूमेंट्स वहां पे देखे थे, कौन से दोस्तों, भूले तो नहीं हो, कहां गए कहां गए कहां गए कहां गए, बहुत पहले देखे थे, स्टार्टिंग के फर्स्ट पॉइंट में अपन ने देखे थे ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट। शिपिंग के जो डॉक्यूमेंट है, लेटर ऑफ क्रेडिट, इंश्योरेंस, जीआर फॉर्म, ऑथोरिटी ऑफ ओरिजिन, ये सारे के सारे वापस से अपन को यहाँ पे फिर से लिखने हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। कार्गो बेसिक हो गया है, काफ़ी पीछे जाके आया है, हाँ हाँ हाँ, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया,
डॉक्यूमेंट यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है, क्लियर है ना, वो सर्टिफिकेट है। अब इसके अंदर सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन भी अपन ने मैंने बताया था, कौन देता है, कस्टम ऑफिसर्स देते हैं और अपने यहाँ की संस्थाएं देती है। जो संस्था कौन सी होती है, संस्था है अपने इंस्पेक्शन बोर्ड भी बना हुआ है इंडिया का, और वैसे अपनी जो काउंसिल वगैरह जिनसे मेंबरशिप ली हुई है वो भी इंस्पेक्शन का काम कर लेती है। इसके अलावा और क्या, पैकेजिंग की लिस्ट होती है जो नॉर्मल काइंड ऑफ बिल है, ठीक है। और टेस्टामेंट ऑफ ओरिजिन का मतलब, टेस्टामेंट का मतलब कि ये प्रोडक्ट की ऑथेंटिसिटी है कि ये इसी ने बनाया। अब हमने एप्पल का मोबाइल मंगाया मेड इन चाइना, हमने कहा कि भैया है तो यूएसए की कंपनी, उन्होंने कहा हमने चाइना में भी प्लांट लगाया है, वो यहाँ से आया है। तो एक ऑथेंटिसिटी होगी कि ये प्रोडक्ट इस सर्टेन स्टैंडर्ड सर्टेन क्वालिटी पे इसी कंपनी से इसी देश के अंदर बनाया गया, तो ये कहलाता है टेस्टामेंट ऑफ ओरिजिन्स। ये भी एक उसके अंदर प्रूफ होता है जिसको अपन ने क्या कहा था, ओरिजिन ऑफ ऑथोरिटी, ठीक है। अब शिपमेंट के रिलेटेड वो क्या आंसर थे अपने, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू गुड्स, गुड्स के रिलेटेड अपन ने देख लिया। शिपमेंट के रिलेटेड क्या होंगे, इंश्योरेंस पॉलिसीज होगी, बिल्स होंगे, ठीक है, मैट रिसिप्ट होगी, ठीक है, कार्ड टिकट होगा। कार्ड टिकट, कार्ड के अंदर क्या क्या रखा हुआ है, मतलब आपकी शिप के अंदर क्या क्या रखा हुआ है या कंटेनर के अंदर क्या क्या रखा हुआ है, मरीन इंश्योरेंस होगा, है ना, और ट्रांसपोर्टेशन का बिल होगा। ये 4-5 चीजें इसके अंदर रखी जाती है। अब डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू पेमेंट, पेमेंट के अंदर अपन क्या क्या रखते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट, माल का पैसा वहां से लेना है, यहाँ से एडवांस पेमेंट हो गया, वैसे एडवांस पेमेंट ही चलता है। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर क्रेडिट पे माल गया तो बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, और बैंक सर्टिफिकेट ऑफ पेमेंट, अगर पेमेंट कर दिया गया तो उसका सर्टिफिकेट भी लगता है। ये सारी चीजें लिखी जाती हैं। अगर इसको प्रैक्टिकली आपको सीखना है ना, तो सबसे पहले एक सोफा, एक फ्रिज, एक अलमीरा, कोई भी एक चीज एक जगह से दूसरी जगह खुद पहुंचा दो, काशी से वाराणसी पहुंचा दो और खुद ही प्रिपेयर करो कि इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, या किसी भी कार्गो ऑफिस में केवल 10 दिन काम कर लो, ये डॉक्यूमेंट बनाने आ जाएंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इसका प्री डिसाइडेड क्या है, परफॉर्मा है, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बना रखा है। केवल आपको पॉइंट्स याद रखने कि किसके अंदर अपन क्या क्या लिख रहे हैं। एक्साइज क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट, एक्साइज क्लियरेंस क्या होता है कि क्लियरेंस का मतलब यहां पर टैक्स फ्री करना नहीं है, क्लियरेंस का मतलब यहां पर इंस्पेक्शन जब हो जाता है और पता लगता है कि इसके सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, तो इसको बोला जाता है एक्साइज क्लियरेंस फॉर एक्सपोर्ट। अब यहां से वो एक्सपोर्ट करा जा सकता है। तो कस्टम ऑफिसर जो होता है वहां पर, वो आपको एक क्लियरेंस सर्टिफिकेट देता है कि हाँ ये गुड सही है, इसको एक्सपोर्ट, इसके सारे डॉक्यूमेंट मैंने वेरीफाई कर लिए, आप इसको भेज सकते हो, तो इसको क्लियरेंस सर्टिफिकेट बोलते हैं। और कस्टम ऑफिसर ये प्रोवाइड कराता है। कुछ मुश्किल आ रहा है समझने में, देखो सारी की सारी चीजें अपन डिटेल के अंदर समझते हुए जा रहे हैं। मरीन इंश्योरेंस ऑफ एक्सपोर्ट, अब नॉर्मली एक्सपोर्ट का मैंने आपको पहले ही बताया था कि शिप के थ्रू ही बात करी गई है, तो मरीन इंश्योरेंस यानी शिप का अपना पॉलिसीज होती है और कितने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है। क्वेश्चन क्या बनता है कि मरीन इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, ना कि ये पूछा जाता है इसका मीनिंग, क्योंकि इंश्योरेंस का मीनिंग तो आप सबको पता है, फॉर रिस्क कवर गारंटी है। अब कितने टाइप की रिस्क कवर होती है वो देख लेते हैं। टाइप ऑफ मरीन इंश्योरेंस, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, बड़ों के अंदर ये क्वेश्चन बनता है। पहला है वोयाग, वोयाग को क्या कहते हैं, जल यात्रा, हिंदी में बोलते हैं जल यात्रा। वोयाग पॉलिसी का मतलब होता है जल यात्रा। जल यात्रा में मतलब कि आप यहां से माल भेजा, नाव डूब गई, तो क्या होगा, टाइम पॉलिसी, स्टैंडर्ड टाइम में 30 डेज 40 डेज में आपका प्रोडक्ट नहीं आया तो इंश्योरेंस मिल सकता है, ठीक है। मिक्स्ड पॉलिसी जिसमें वोयाग भी ले सकते हैं और टाइम भी ले सकते हैं, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, 30 डेज और सही सलामत माल पहुंचे, ठीक है। ओपन अनवैल्यूड वैल्यू, अगर कोई खुला हुआ प्रोडक्ट मिला और उसकी अंडर वैल्यूड मिली वो प्रोडक्ट, यानी कि 5 लाख का सामान मंगाया था, इस स्टैंडर्ड का 4.5 लाख का ही मिला, तो 50,000 का आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो। वैल्यूड पॉलिसी कि ये जो प्रोडक्ट है इसी स्टैंडर्ड इसी क्वालिटी को मेंटेन करके रखेगा, सेम है, वैल्यूड और ओपन दोनों सिमिलर काइंड ऑफ है कि इससे कम नहीं हो सकता या ये एक्चुअल होनी चाहिए। ऐसे तो इंश्योरेंस कवर कम से कम, मैं कह रहा हूं कम से कम 50 से ज्यादा टाइप के होते हैं मरीन इंश्योरेंस, अपने कोर्स में 5-7 दे रखे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। एक तो अपना स्ट्रक्चर का भी होता है कि शिप का भी होता है कि शिप डूब गई कि नहीं डूबी, शिप का जो स्ट्रक्चर होता है उसका भी इंश्योरेंस होता है। शिप की जो जल यात्रा हो रही है, बीच में लुटेरों ने लूट लिया तो उसका भी इंश्योरेंस होता है। मिक्स्ड पॉलिसी, इन दोनों को मिला के भी इंश्योरेंस होता है, टाइमली भी होता है, वैल्यू का भी होता है, इसके अलावा नेचुरल डिजास्टर का भी होता है ना, और इसके अलावा माल खराब हो जाए, ठीक है, डैमेज गुड्स का भी इंश्योरेंस होता है। तो दीज आर द 4-5 मेजर्स, आराम से कल एग्जाम में आएगा तो लिख सकते हो, ठीक है। क्वालिटी एंड प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, अब क्वालिटी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन क्या है
कि जब अपन शिप भेज रहे होते हैं, यहाँ से रवानगी हो रही होती है, तो उसका क्वालिटी कंट्रोल होता है। इसमें सर्टिफिकेट कौन कौन दे सकता है? एक तो खुद देना होता है सबसे पहला सर्टिफिकेट, कि आप ही चेक करो कि आपका माल सही है कि नहीं है ना, कंफर्म कराया जाता है। खुद कस्टम ऑफिसर आपसे कहता है कि ये जो माल आप लाए हो, क्या आपने ही पैक किया था, क्या ये आपके द्वारा ही पैकेजिंग है, कहीं किसी ने और हाथ तो नहीं लगाया। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहीं किसी ने और हाथ तो नहीं लगाया, इसके अंदर कोई अनऑथराइज चीज़ तो नहीं है, आप इस बात पे सहमत देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ डिक्लेरेशन। जैसे अपन वो सीवी के नीचे में लिखते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन, वैसे ही सेल्फ सर्टिफिकेट दिया जाता है। फिर कंसाइनमेंट वाइज इंस्पेक्शन होता है और इन प्रोग्रेस क्वालिटी कंट्रोल होती है। इन प्रोग्रेस यानी कि अब शिप चल रहा है, 15 दिन हो गए, अब कोई हो गया प्रोडक्ट डैमेज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या है उसका इन क्वालिटी कंट्रोल ऑन प्रोग्रेस में भी चल जाता है। तो क्वालिटी चेकिंग 3 बार हो रही होती है। पहले तो कंसाइनमेंट के स्टार्ट में एक खुद दे रहे हो आप, और एक अंडर प्रोग्रेस यानी इन क्वालिटी चल रही है, यानी कि आप प्रोसेस में चल रहा है, वो शिप प्रोग्रेस में है और आपने भेज दिया। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल तो सिंपल है ना, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है। इधर उधर की बातें ही करी मैंने भी, है ना, जो मतलब कि इसमें इतना डिटेल में है ही नहीं। ठीक है, ये एक अच्छी टॉपिक आया, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ECGC। ECGC क्या कहता है? ECGC ये कहता है कि आप माल भेज दो, अगर सामने वाले ने पैसा नहीं दिया, सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया, तो हम आपका पेमेंट लौटाएंगे, हम आपका वो पेमेंट पहुंचाएंगे। और दूसरा भी ये कहता है कि अगर वहां पे माल नहीं पहुंचा और आपको लॉस हो गया, कोई ट्रेड लॉस हो गया, कोई कह सकते हो तूफान आ गया और शिप डूब गई, वैसे तो डूबती नहीं है पर डूब गई, तो फिर भी हम आपका लॉस भरपाई करेंगे। अगर गुडविल लॉस हुआ तो हम देंगे। तो ये एक कॉर्पोरेशन बना रखी है इंडिया में, ECGC, जो ये सारा काम करती है और ये एक सर्टिफिकेट भी देती है, अपन ने स्टार्ट में देखा था। ठीक है, तो ये क्या क्या कवर करती है, ये भी क्वेश्चन आता है। ऑफर्स यू फॉलोइंग टाइप को गारंटी देती है। गारंटी क्या दे रही है? फाइनेंस की गारंटी दे रही है, वहां से पैसा आया नहीं तो हम देंगे। क्रेडिट गारंटी दे रही है, पैकिंग क्रेडिट गारंटी, फाइनेंस की गारंटी भी और क्रेडिट गारंटी। फाइनेंस की गारंटी यानी कि आप माल बनाने के लिए अगर आपको लोन वगैरह की फैसिलिटी चाहिए तो ये दे सकती है। क्रेडिट की गारंटी, किसी को उधार माल देना है तो ये दे सकती है। पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी दे रही है कि पोस्ट शिपमेंट शिप चले जाने के बाद भी इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन में अगर कोई इंश्योरेंस आता है तो उसकी गारंटी दे रही होती है। एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस की गारंटी, वापस से एक्सपोर्ट प्रोडक्शन फाइनेंस और एक्सपोर्ट फाइनेंस गारंटी सिमिलर ही है, दोनों में प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस किया जाता है। ट्रांसफर की गारंटी दे रही है कि अगर आप माल पहुंचाने के लिए शामिल मतलब नहीं कर पा रहे एक जगह से दूसरी जगह, अब जैसे कि कोई नया बंदा है, उसने एजेंट हायर नहीं कर पाया, उसको समझ में नहीं आया कि प्रोटोकॉल क्या है, मेरे को ऑस्ट्रेलिया भेजना है माल, तो कैसे भेजेगा? तो वो इस संस्था से संपर्क करे। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस की गारंटी दे रही है, पर्टिकुलर क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी की नहीं दे रही है, वो क्या कह रही है कि इस पर्टिकुलर डेट तक आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीट हो जाएगा, सारे ग्रेवियंसेस सोल्ड हो जाएंगे, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दीज आर द सिमिलर काइंड ऑफ गारंटी विच इज प्रोवाइडेड बाय द ECGC। तो कोई भी गारंटी किस बात की दे सकता है, इसको इस समय से समझो। पैसे की गारंटी देगा, फाइनेंस अवेलेबल करा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन की गारंटी दे सकता है, ट्रांसपोर्टेशन टाइमली पहुंचेगा इसकी गारंटी दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा वो आपका पैसा डूबेगा नहीं इसकी गारंटी दे सकता है। इसके अलावा और फर्दर सेल होगी नहीं इसकी गारंटी नहीं मिलेगी। ये सारी की सारी ECGC में, और आपको इसके प्रमोशनल की स्कीम ला सकता है। अब GSP रूल, अब GSP रूल क्या है? GSP रूल होता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। अब ये GSP रूल है क्या? देखो, इंडिया में ट्रेड के पॉलिसीज अलग हैं, अमेरिका में ट्रेड की पॉलिसीज अलग है, USA में मतलब UK में ट्रेड की पॉलिसीज अलग हैं, वियतनाम में अलग है, सऊदी में अलग है, बहरीन में अलग है, इराक में अलग है, ईरान में अलग है। तो सबको एक सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए ना, कि सबकी ट्रेड पॉलिसीज को, एक्सपोर्टर को इतने मिनिमम डेज में पेमेंट मिल जाए, ठीक है, इंपोर्टर को इतने मिनिमम डेज में गुड्स मिल जाए, है ना, सर्टेन क्वालिटीज ऑफ द गुड्स हो, सर्टेन क्वालिटीज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस हो, एक फिक्स्ड हो। तो इसी को ही कहते हैं GSP रूल। GSP रूल क्या? जनरलाइज सिस्टम फॉर प्रेफरेंस। जो प्रोटोकॉल से एक पेमेंट प्रोसेस है, एक कंपनी है, अगर कोई कंपनी ने, किसी कंपनी ने इंडियन कंपनी के साथ फ्रॉड किया, माल मंगवा लिया और पैसा नहीं दिया, तो हम कहां पे क्लेम करें? उसका एक सेंट्रल प्रोसेस बनाओ, उसको GSP रूल बोलते हैं। अब बेनिफिट क्या होता है? इनडायरेक्टली बहुत जगह बेनिफिट करती है, क्रेडिट गारंटी दे सकती है, अपन कह सकते हैं कि हम इसके पास जा सकते हैं, रूल बने हुए हैं, टैरिफ बना होता है। अब कितनी बार क्या होता है कि बहुत से देश सिमिलर काइंड ऑफ टैरिफ बना देते हैं खुद की सुविधा के लिए। इंडिया जैसे जो अपने सार्क देश हैं, ठीक है, सार्क कंट्री है, ठीक है, इसके अलावा जो ब्रिक्स कंट्री हैं,
ठीक है, ब्रिक्स कंट्री है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, है ना, ये सारी कंट्रीज है। सार्क के अंदर तो अब अफगानिस्तान भी आ गया। ये सब क्या करते हैं, ये सब खुद के हिसाब से टैरिफ के रूल्स बना देते हैं। ये क्या खुद के हिसाब से टैरिफ से रूल बना देते हैं, इस प्रोडक्ट पे 15% लेंगे, भले कहीं भी इस 8 देशों में कहीं पे भी बेचो। तो इसी को कहते हैं जीएसपी रूल। अब मैंने इसको वर्ल्ड के हिसाब से आपको बताया, क्योंकि यूनिवर्सली बहुत सी चीज़ें ऐसी हो जो यूनिवर्सली चलता है, लेकिन म्यूचुअल ट्रेड के अंदर और हर देश को अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार है और अपने यहाँ के नागरिकों का पालन पोषण करने का अधिकार है और उनकी सुरक्षा करने का अधिकार है, इसलिए ट्रेड पॉलिसीज डिफरेंट होती है। तो ये बेनिफिट होते हैं, इसके कोई लिमिटेशंस तो होती नहीं है। बेसिकली ये हमको केवल हेल्प करने के लिए बनाई हुई होती है, सारे इंपोर्टर और एक्सपोर्टर्स को हेल्प करने के लिए, कि दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल विच यू हैव टू फॉलो इन योर बिजनेस ट्रांजेक्शन। आई होप ये पूरी की पूरी यूनिट मैंने बहुत ही थ्रोली आपको बहुत ही डिटेल के अंदर लेकिन रिवीजन मोड में समझा दी है। आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। फिर से इसमें समझने से ज़्यादा याद करने वाले टॉपिक ज़्यादा है। थोड़ा सा फ्लिकिंग की समस्या रही, मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब बनाएंगे तब इसको मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, क्योंकि ऑन गोइंग था इसलिए मैंने अभी प्रोसेस चेंज नहीं किया। इसका थोड़ा सा वॉल्ट चेंज करना पड़ेगा, लाइट जा चुकी है। ठीक है, तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिल रहा हूँ। जय हिंद।